हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, क्योंकि इससे आपकी चाहे व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए या फिर आपकी जो अन्य एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे गए और इसमें भी आपकी स्पष्ट रूप से अंकित है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ही वीडियो में मैं जितने क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा इन छोटे छोटे टॉपिकों के लिए बड़ी बड़ी पुस्तकें आपके मार्केट में उपलब्ध है और इन टॉपिकों को पढ़ने के लिए बच्चे वो मोटी मोटी पुस्तकों को खरीदते हैं और उसमें अधिकांशतः जो मैटर होता है राजस्थान जीके का या अन्य जीके का होता है और इन चीज़ों के लिए केवल 2-5 पेज होते हैं और 2-5 पेज के लिए ही आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको इन छोटे छोटे टॉपिकों को मैं पूर्ण रूप से और विस्तार से और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि किस तरह से आपको याद करना है। अगर बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो ये आपके 34 वर्ष के बाद आई, यानी कि 34 वर्ष के बाद आए। तो इसमें देखना कि आपकी जो तीसरी शिक्षा नीति है, इससे पहले आपकी दो जो शिक्षा नीतियां आ चुकी है। जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उसके बाद में दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये आपको ध्यान रखना है। और जो तीसरी शिक्षा नीति आई है, इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी थे। लेकिन साथ में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि आपकी निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 में लागू हुआ था। उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? जैसे आपसे पूछा जाता है कि आरटी 2009 के समय लागू होने के समय उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे, तो कपिल सिब्बल उस समय शिक्षा मंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। और वर्तमान शिक्षा मंत्री आपसे पूछ सकते हैं कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है 2021 से यही है, धर्मेंद्र प्रधान। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि शिक्षा मंत्री क्या है, तो आपको बता दूं कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 से 1985 तक भारत केंद्र सरकार में जो शिक्षा मंत्री था उसका नाम केवल शिक्षा मंत्री ही करते थे केंद्र में। लेकिन 1985 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और उसका नाम दिया गया मानव विकास संसाधन मंत्री। मानव विकास संसाधन मंत्री ही शिक्षा मंत्री होता था। लेकिन 2020 की जो शिक्षा नीति थी उसके माध्यम से मानव विकास संसाधन मंत्री का नाम पुनः शिक्षा मंत्री किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ये लागू करने की जरूरत क्यों गई, क्योंकि आपको पता है कि भारत में अभी भी 70 से 75% लोग ही शिक्षित हैं और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने तय किया है कि 2030 तक सभी आबादी को सार्वभौमिक शिक्षा उपलब्ध होना चाहिए। तो भारत ने इसी सार्वभौमिक शिक्षा के लिए जो सतत विकास लक्ष्य है जो यूएन उन्होंने 2015 में निश्चित किए थे, उसमें लक्ष्य नंबर 4 इससे किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। सो लक्ष्य नंबर 4 को प्राप्त करने के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया भारत सरकार ने। दूसरी बात, आप इसको जो स्क्रीनशॉट लेते हो या कुछ लेते हो तो इसको आप मत लो, आप तो केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। स्क्रीनशॉट को मैं आपको टेलीग्राम पर या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम भेजते हैं उस पर इसको भेज दूंगा। आपको केवल यहाँ पर ध्यान लगाना है। तो क्या यानी कि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये नीति जारी की गई। अगर बात करें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने के लिए 9 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई। 9 सदस्यों में से एक अध्यक्ष था और 8 अन्य सदस्य थे। उस अध्यक्ष में कौन थे? जो इसरो के जो पूर्व चेयरमैन थे कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष बनाए गए और कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये नीति लागू की गई। इससे पहले भी एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं की थी। इसके बाद में इस नीति को सर्वप्रथम जिसने लागू किया वो कौन था? कर्नाटक राज्य ने इसको सर्वप्रथम लागू किया। उम्मीद है कि आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, पाठ्यक्रम का मतलब है कि बच्चा किस स्तर से पढ़ेगा, यानी किस स्तर में वो पढ़ना शुरू करेगा। तो पहले जो अपना पाठ्यक्रम था वो पहले था 2+10 था, लेकिन अब क्या कर दिया? आपके 2+10 की जगह पाठ्यक्रम को 5-3-3-4 कर दिया, यानी कि 5-3-3-4, यानी कि 5 वर्ष तक बच्चा फाउंडेशन स्टेज में रहेगा, 3 वर्ष तक बच्चा प्रीपेडरी स्टेज में रहेगा और 3 वर्ष तक बच्चा मिडिल स्टेज में रहेगा और 4 वर्ष तक बच्चा सेकेंडरी स्टेज में रहेगा। फाउंडेशन स्टेज का मतलब है कि अब बच्चे की जो शिक्षा है वो कक्षा 3 मतलब वर्ष 3 से ही प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि जब बच्चा 3 वर्ष का होगा
तब से ही शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। इससे पूर्व की जो शिक्षा नीति थी उसमें जो वर्षों की जो आयु थी वो 6 वर्ष थी। अब 3 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में आपकी क्वेश्चन आएगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चे की जो आयु मानी गई है शिक्षा प्राप्त की वो 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मानी गई है। तो 3 वर्ष यानी कि 3 वर्ष तो वो आंगनबाड़ी में रहेगा और कक्षा 1 और 2 वो स्कूल जाएगा, यानी कि 5 वर्ष तक फाउंडेशन स्टेज उसकी नींव मजबूत करना है। क्यों? क्योंकि आपके साइकोलॉजी भी है, शिक्षा मनोविज्ञान भी है। मैं एक एक करते पूरे वीडियो आपके बनाने की कोशिश करूंगा और आपका काम है कि मेरा मनोबल बढ़ाने का, आपको वीडियो शेयर करने का। जितने मुझे लगेगा कि आपकी रुचि है तो मैं उतने ही आपके लिए मेहनत करता जाऊंगा। तो मनोविज्ञानियों का मानना है कि बच्चे का 80% जो मन का, दिमाग का, जो आप बोलते हैं जिस तरह से स्मृति का विकास 6 वर्ष की उम्र में हो जाता है। तो इस कारण ही फाउंडेशन स्टेज को बनाया गया मजबूत 5 वर्षों के लिए। बाकी आपको पता है इसे, ये इतनी आप देख लेना। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि 5वीं कक्षा तक किस भाषा में शिक्षा दी जाएगी। वहां पर 4 ऑप्शन दे, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा और सभी 4 ऑप्शन दे। तो अधिकांश बच्चों ने क्या किया, उसमें मातृभाषा पर टिक किया गया। लेकिन इस शिक्षा नीति में किया गया है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा यानी कि 3 भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। कहां पर? 5वीं कक्षा तक। इसके बाद में परक क्या है? परक एक संस्था है जो शिक्षा संस्थानों की जो मानक यानी गुणवत्ता क्या है, उनकी मानक क्या है, उसका निर्धारण करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया है। फर्क जिसको आपको ध्यान रखना है क्या है। ऐसा नहीं कि कोई परीक्षा है, कुछ प्रथम टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षा पर 6% खर्च किया जाएगा जीडीपी पर। वर्तमान में 3 से 4% शिक्षा पर ही खर्च किया जा रहा है, जो कि एक चिंताजनक है। चीन या विकसित देशों में अभी शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है, लेकिन भारत में अभी कम किया जा रहा है। क्योंकि भारत में कम करने का ये है कि भारत में अभी भी बहुत से जनसंख्या है, गरीबी है। तो गरीबी को जो स्तर उठाने के लिए उनकी सामाजिक योजनाओं पर अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है। इस कारण शिक्षा पर अभी भी कम खर्च किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य है कि 6% खर्च किया जाए। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कक्षा 6 से यानी कि मतलब वर्ष 6 से और 17 वर्ष के यानी कि वर्ष 6 से 17 वर्ष के आयु के बीच के बच्चों में एक वर्ष में अगर देखें तो 3,22,00,000 बच्चे ड्रॉप आउट हैं। यानी कि लगभग 3.5 करोड़ बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट का मतलब है कि बच्चे बीच कक्षा से ही पढ़ना जाना छोड़ देते हैं, यानी कि स्कूल जाना छोड़ देते हैं। जिसे मान लीजिए बहुत सी बालिकाएं हैं जो कक्षा 10 तक गांव के स्कूल में पढ़ती है, लेकिन 11वीं 12वीं में वो शहर में जाने में असमर्थ होती है। तो गांव यानी कि परिवार वाले उनको पढ़ना, उनकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा देते हैं। इसी के तहत राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान में हर ग्राम पंचायत में 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए ताकि उनको वहां पर शिक्षा मिले। इसी तरह ड्रॉप आउट में इसके लिए क्या किया गया है कि 2030 तक 100% सकल नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि 2030 तक नई शिक्षा नीति के तहत 100% सकल नामांकन तय होगा। इसी तरह शिक्षक छात्र अनुपात यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। और जैसे जो पिछड़े इलाके हैं या अनुसूचित जनजाति वाले इलाके हैं या दलित समुदाय है, वहां पर ये अनुपात कम भी किया जा सकता है। इस पर भी आपको ध्यान रखना। ये सब आपके खत्म में आएगा ताकि आपको इनको ध्यान में रखना है। इसी तरह कक्षा 6 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने बहुत से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। आपने देखा होगा आईटीसी, हेल्थ केयर की शिक्षा राजस्थान में संचालित है। इसी तरह कक्षा 9 से विषय चुनने की आजादी रहेगी। पहले कक्षा 11 से था, अब कक्षा 9 से कोई भी बच्चा अब विदेशी भाषा भी ले सकता है। पहले 11वीं कक्षा में था। ये नई शिक्षा नीति में है। इसी स्तर पर कॉलेज स्तर पर अब 4 विषय होंगे, पहले 3 विषय थे। अब बीएड अब 4 वर्ष से होगा, यानी कि बीएड जो होगा वो 4 वर्ष से होगा। इसी तरह कक्षा 8 से 12वीं तक की जो परीक्षा होती है उसमें पहले 1 वर्ष में एक बार बोर्ड परीक्षा होती थी, लेकिन अब और आसान किया गया है। अब 6 माह में एक बार यानी कि वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी और कोई फेल नहीं होगा। परीक्षा का जो आयोजन होगा वो वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक दोनों तरह से होगा और लिखित होगा। इसी तरह अनेक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे इस बार राजस्थान सरकार ने या भारत सरकार ने अनेक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की है, जैसे दीक्षा, स्वयं प्रभा, स्माइल,
राइज ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से या ऐप के माध्यम से शिक्षा को दुरुस्त क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाएगा और अनेक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। आपको इनके सबके बारे में ध्यान रखना है। इसी तरह एमफिल की डिग्री समाप्त कर दी गई है। एमफिल मुख्य रूप से बीएड कॉलेजों में पढ़ाने के लिए काम आती है, लेकिन सरकार ने कहा कि इसको खत्म किया जाएगा। अब एक अनिवार्य किया जाएगा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना अनिवार्य है, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक हो या सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक हो, वही शिक्षक बनेगा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करेगा, यानी टेट पास करेगा। अब आपको इसको ध्यान रखना है, ECCE यानी 2 बार ई है 2 बार सी है, इसकी फुल फॉर्म आपकी पूछी जाने की संभावना 100% है। इसका मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था की जो शिक्षा है उसके लिए देखभाल के लिए इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पहले बार इसका उल्लेख हुआ है। यानी कि अब 3 वर्ष से शिक्षा दी जाएगी, यानी कि अब 3 वर्ष से शिक्षा दी जाएगी, यानी कि 3 वर्ष से। तो राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए अब अभियान चलाना शुरू कर दिया है। इसके तहत क्या किया राजस्थान में 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को अब विद्यालयों के साथ समायोजन कर दिया है। इसी तरह 1033 बाल वाटिकाएं प्रारंभ की जा रही है और अनेक जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनको नंदघर के नाम से विकसित किया जा रहा है। इस तरह से आपकी ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में है, जो पूरे इसमें बन जाते हैं। अगले वीडियो में एक एक टॉपिक को मैं विस्तार से अच्छे से और मेहनत से कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी एक भी प्रश्न नहीं छूटे जो टॉपिक आपके जुड़े हैं। अब आपका काम है सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि मेरी हिम्मत और हौसला बढ़े और आपके लिए और अधिक मेहनत करने की मेरा जज्बा और बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार। आपको जरूर समझ में आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।